नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कांग्रेस का गम ईवीएम। जी हां, कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम राग अलापना शुरू कर दिया है। गुजरात में हो रहे अधिवेशन में कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मुद्दा उठाया। एक सुर में कांग्रेसियों ने ईवीएम को धोखा बताया और दूसरे देशों का उदाहरण देते नजर आए। इधर बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस को ईवीएम नहीं हरा रही, बल्कि जनता ने उससे मुंह मोड़ लिया है, इसलिए वो ये बहाने बना रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब देश का सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम को सुरक्षित और भरोसेमंद बता रहा है, तो कांग्रेस को इस पर शक क्यों है? क्या खुद की नाकामियों को छुपाने के लिए एक बार फिर कांग्रेस ईवीएम पर दोष मढ़ रही है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में है, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो। गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में ईवीएम का मुद्दा भी गूंजा। एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको फ्रॉड बताते हुए आरोप लगाए कि सरकार ने ऐसे तरीके इजाद कर लिए हैं जिससे सिर्फ उन्हीं को फायदा मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ईवीएम पर पार्टी लाइन का समर्थन किया और कहा कि सिर्फ भारत में ही ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, जबकि इस पर सभी को शक है। उन्होंने भी ईवीएम को एक धोखा बताया कि ईवीएम पर सबको शक है। भारत एक देश है जहां ईवीएम चलते हैं। अमेरिका में, पूरे यूरोप में, पूरे जापान में कोई ईवीएम नहीं, ईवीएम को के पास नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं इसको फिक्स किया जा सकता है। अभी जो सबूत आए हैं इसमें साफ स्पष्ट है कि ईवीएम एक बहुत बड़ा धोखा है। इधर कांग्रेस ने फिर ईवीएम राग अलापा तो बीजेपी ने फिर उसे निशाने पर लिया। हालांकि कांग्रेस के भीतर से भी कई बार ये आवाजें उठ चुकी हैं। हर बार ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ये धुन पकड़े हुए है। खैर, बीजेपी ने अपने ही अंदाज में इन आरोपों का जवाब दिया। जनभावना से जो कांग्रेस की दूरी है, उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस को चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस अपनी खींच ईवीएम के माध्यम से निकाल रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर के तमाम तरीके से स्पष्टीकरण दे दिए, चुनाव आयोग ने कई बार विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया कि वो आए और स्थापित करके बताएं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन इन सभी अवसरों पर कांग्रेस पार्टी नदारद रही और आज सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के प्रपंच और झूठ की राजनीति में कांग्रेस पार्टी संलिप्त है। एक तरफ कांग्रेस ईवीएम को धोखा बता रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों की 100% मैनुअल गिनती की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि ईवीएम सुरक्षित, भरोसेमंद और यूजर फ्रेंडली है, इसलिए 100% वीवीपैट मिलान की जरूरत नहीं। ऐसे में अब सवाल तो उठेंगे ही कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस कब तक ईवीएम पर दोष मढ़ती रहेगी, और क्या अब जनता पर इन आरोपों का कोई असर हो भी रहा है? शायद नहीं, इसलिए कांग्रेस लगातार हार का मुंह देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रभु पटेल और ब्रजेश चौक से। तो प्रभु जी, फिर ईवीएम की बात, और इस बार कमलनाथ ने, ये वो कमलनाथ है जब पिछली बार हमने देखा था अमरवाड़ा के नतीजे आए थे, या जब 2023 में चुनाव हारी थी कांग्रेस, ईवीएम को सवाल उठे थे तो उन्होंने अपने सहयोगियों को डपट दिया था कि आप ईवीएम पर सवाल मत उठाइए। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ दिल्ली में, अहमदाबाद के अधिवेशन में, कि अब ईवीएम में खामी नजर आने लगी। पूरी पार्टी सरदार पटेल की बात कर रही है और खड़गे और कमलनाथ को ईवीएम में दोष नजर आने लगा है। देखिए मनोज जी, ये कहें कि ये दृष्टि दोष नहीं, ये बुद्धि दोष हो सकता है कि आप जो है जिस मशीन के जरिए आप अभी तक चुनाव जीतते रहे,
जिस मशीन को इंट्रोड्यूस कांग्रेस की सरकार के दौरान किया गया, जिसको आपने जो इतने सालों तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसी ईवीएम पे आप संदेह। जब राहुल गांधी लाखों वोटों से जीतते हैं तो आपको ईवीएम पे संदेह नहीं होता। जब आप उत्तराखंड में चुनाव जीत जाते हैं, माफ कीजिए हिमाचल में जीत जाते हैं तो आपको संदेह नहीं होता। कर्नाटक में जीत जाते हैं संदेह नहीं होता। तेलंगाना में आपकी सरकार बन गई तो आपको संदेह नहीं होता। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तब भी आपको संदेह नहीं होता। अब आपको संदेह क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लगातार चुनाव हारते चले जा रहे हैं। आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर जो उस तरीके से साबित खुद को नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो आपको कोई ना कोई एक बहाना चाहिए, तो वो जो है ईवीएम का राग अलापना शुरू कर देते हैं। ये वो मशीन है जिसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था कि जिसको भी शक है वो आगे साबित कर दे। मशीन सामने रखी, कोई आया नहीं, 3 दिन तक कोई नहीं पहुंचा। एक डेमो मशीन करके नाटक जरूर आम आदमी पार्टी अब डेमो मशीन कोई सी भी मशीन ले लीजिए। अब मैं अपना मोबाइल हाथ में लेके कहूँ कि ये इसको हैक किया जा सकता है, ईवीएम है, तो उस तरीके की बात है वो। तो इस तरीके की स्थितियां नहीं है और बाकायदा उसको लेकर लगातार इस देश के चुनाव आयोग उसमें कुछ ना कुछ सुधार संशोधन करता चला जा रहा है, मशीनें अपग्रेड करता जा रहा है। वीवीपैट लॉन्च कर दिया गया है। अब उनको वीवीपैट पर भी शक है। अब ये बताइए, वीवीपैट को लेकर देश में शायद एक आंध्र प्रदेश में ही एकमात्र मामला आया था जहां में मशीन में एक वो शायद कोई और एरर था जिसकी वजह से वो एक पर्ची गलत आ गई थी। इसके अलावा कहीं पर भी देश में इतने चुनावों में वीवीपैट और ईवीएम का प्रयोग हुआ, कहीं पर भी ये नहीं हुआ कि ईवीएम में वोट डले 300, वीवीपैट में 150 दिखा दे, या वीवीपैट दिखाए कि वहां पर उसको दूसरी पार्टी आपने बटन फूल का दबाया और पंजे की रसीद दिखाई, पंजे को रसीद दिखा दी। तमाम नेता चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो चाहे कमलनाथ, तो ये जब ईवीएम में वोट डालने जाते हैं तो ये जब देखते होंगे वीवीपैट पे, इनको तो वही दिखता है ना जो इनने वोट डाला है, वही आम मतदाता को भी दिखता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कमलनाथ वोट डालने आ रहे हैं तो मशीन की सेटिंग ऐसी कर दी जाए। जो नेत्रहीन होता होगा उसके साथ सहायक रहता है, वो देखता होगा। इस तरीके की स्थितियां नहीं है। ये केवल और केवल जो है आपको अपना, चूंकि अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना है कि हमें खामी है, तो एक ऐसा राग अलाप देना है, दोष दूसरे को देना है चुनाव आयोग को, और उसके बाद इस तरीके के सवाल खड़े करना है। जो इसको लेकर भी आप जैसा हमने अपने बताया पैकेज में भी हमने देखा है कि अभी कोर्ट ने कहा है कि जो है सभी उसमें मशीनों के ईवीएम को वीवीपैट से मैच मिलान करने की जरूरत नहीं है। पहले एक जगह होता था, फिर उसको हर विधानसभा वार कर दिया गया, 10% जी 10% तक कर दिया गया, ऐसे बढ़ा के उसको कर दिया गया। उसके बावजूद आपको यदि भरोसा नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है फिर इनको जो है चुनावी पद्धति से ही अलग हो जाना चाहिए। जैसे दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा था ना कि यदि 364 से ज़्यादा यदि वहाँ पर कैंडिडेट खड़े हो जाएँ तो फिर ईवीएम से नहीं और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव में वो मैदान में खुद कैंडिडेट बने और उसके बाद वो जो उस स्थिति से लेकिन उसी ईवीएम से उनका बेटा विधायक बना है। ठीक है, वो लोकसभा हार गए, भाई उनका विधानसभा हार गया, भतीजा विधानसभा हार गया। ये है मनोज जी, तो आप जब जीतते हैं तब आपको शक नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यही है ना कि आपकी पार्टी के वो नेता जिनको आप इस अधिवेशन में भी रीलॉन्चिंग कर रहे हैं एक तरीके से, जब वो लाखों वोटों से जीतते हैं तो आपको शक नहीं होता। यदि वही सरकार को ईवीएम चलानी होती तो फिर क्यों उतने ज्यादा वोटों से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जीत रहे, वो उनको फिर 10,000, 2,000, 5,000, 400 तो जीती जाती बीजेपी जो कह रही थी अब आपकी बात 400 पार। जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता था। तो ये स्थितियां नहीं है, केवल और केवल एक शक पैदा करना, एक उस मतदाता तक ये बात रखना जो आमतौर पर भोला भाला है, बार बार एक झूठ को कहें, जो गोबल्स का सिद्धांत है कि एक झूठ को आप 100 बार कहिए तो सच हो जाता है। तो कांग्रेस लगभग वही राग अलापने की कोशिश कर रही है। और अभी तो चुनाव ही नहीं है तो आप इस तरीके के नेता, वो कमलनाथ जैसे नेता, वो कमलनाथ क्यों हारे? क्योंकि उनके तमाम करीबी लोग जो उनके चुनाव मैनेजर थे वो भरे चुनाव में उनको छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? वो उन अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे थे। लोग 20-20, 30-30 साल से इंतजार कर रहे थे कि कमलनाथ के बाद उनकी लॉटरी लगेगी, लेकिन जैसे ही कमलनाथ की उम्र हुई, रिटायरमेंट का समय करीब आया एक तरीके से कहें, तो उन्होंने अपने बेटे की लॉन्चिंग कर दी। दिग्विजय सिंह अपने बेटे को ले आए। कांग्रेस पार्टी में जो परिवारवाद जो है वो ईवीएम पर ज़्यादा भारी है। ईवीएम की तुलना में यदि परिवारवाद को कोसे तो मुझे लगता है कांग्रेस को कुछ ज़्यादा फायदा होगा। तो फायदा तो ज़्यादा होगा खिलावन जी, लेकिन क्या कांग्रेस को इससे कोई फायदा होगा? क्योंकि अभी कमलनाथ भी जिक्र कर रहे थे, अमेरिका का भी जिक्र कर रहे हैं, तो अभी जो मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो खुद कहा था कि हमारे हिंदुस्तान जैसी व्यवस्था होना चाहिए जहाँ पे करोड़ों वोट 24 घंटे में गिनती हो जाती है, हमारे यहाँ 3-3 महीने लग जाते हैं। और उस सिस्टम को लेके दुनिया के कई सारे देशों ने आजमाया हुआ है, कई बार उसको चुनौती दी गई है, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाया। लेकिन आप बार बार उसको सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करें कि जब आप श्योपुर उपचुनाव जीत जाते हैं मंत्री को हराकर तो आप ईवीएम बढ़िया हो जाती है, और जब आप बुधनी में लीड कम कर देते हो तो ईवीएम अच्छी हो जाती है।
आप जब अमरवाड़ा में लीड कम हो जाती है, चुनाव भले हार जाते हो तो ईवीएम अच्छी हो जाती है, लेकिन कहीं और जब उसके नतीजे आते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। उसी हिमाचल में हम देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनती है लेकिन लोकसभा में खाता नहीं खुलता है, तो ईवीएम खराब हो जाती है। विधानसभा में ठीक रहती है, लोकसभा में खराब हो जाती है। देखिए मनोज जी, ईवीएम को लेकर कांग्रेस का दृष्टिकोण पहले से स्पष्ट है। कांग्रेस किसी तरह भी, चाहे आंदोलन के माध्यम से, चाहे इस तरह से आवाज बुलंद करके एक तरह से वो ईवीएम से फिर से बैलेट पेपर पर आने की कोशिश जारी रखी हुई है। आज कमलनाथ ने जो कुछ कहा राष्ट्रीय अधिवेशन में, इससे स्पष्ट उन्होंने कुछ देशों का, अमेरिका सहित कुछ देशों का उदाहरण देकर भी कहा कि वहाँ इतना बड़ा लोकतंत्र है, उसके बावजूद ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। देखिए, कई मंचों पर कांग्रेस ने इस बात को उठाया। जब जीत होती है, निश्चित रूप से आपका कहना सही है, जब जीत होती है किसी भी चुनाव में तो ईवीएम को याद नहीं किया जाता, और जब हार हो जाती है तो ईवीएम पर दोष मढ़ दिया जाता है। देखिए, कांग्रेस को अपनी कमजोरी छुपाने का एक बड़ा माध्यम ईवीएम मिल गया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखेगी, और जब तक जिंदा रखेगी, जब तक वापस बैलेट पेपर पर ना जाए, इस तरह का इसका एक दृष्टिकोण है जो लंबे समय से चल रहा है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा। हालांकि कुछ राष्ट्रीय दल और हैं जो कांग्रेस को निश्चित रूप से, कांग्रेस की इस बात के समर्थन में है, जैसे आम आदमी पार्टी का भी यही। लेकिन उसी ईवीएम से तो आम आदमी पार्टी एक बार 63 सीटें जीतती है, 70 में से एक बार 67 जीतती है, 62। लेकिन जब हार होती ना, फिर मैं बोल रहा हूँ, जब हार होती तब ईवीएम पर दोष मढ़ा जाता है, जब जीत होती है तब ईवीएम को याद नहीं किया जाता। तो मुझे लगता है कि देखिए, कई मंचों पर कई बार जब कांग्रेस ने सवाल उठाया तो इलेक्शन कमीशन ने, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी बात को, इलेक्शन कमीशन की बात को सही माना, और इलेक्शन कमीशन ने किसी भी तरह के टेम्परिंग से इनकार कर दिया। हालांकि कई वीडियो भी सामने आए, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कई बार जो है इस तरह के वीडियो वायरल करके या वीडियो सामने ला करके, प्रेस में भी सामने ला करके इस तरह का आरोप मढ़ा ईवीएम पर। लेकिन आप देखते हैं कि उसी का लड़का जो है चुनाव जीत जाता है, उसी का भाई एक जगह चुनाव। कुल मिलाकर के ये कहना है कि सिर्फ ईवीएम को किसी एक बड़ी व्यवस्था है उसको दोष देना, मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी है, और इस कमजोरी से कांग्रेस को बचना चाहिए। अब तो कम से कम लोगों में विश्वास जाग गया है ईवीएम के प्रति, बल्कि बैलेट पेपर की तरफ जाने के दृष्टिकोण उनका दिखाई नहीं देता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैलेट पेपर को लेकर के जिस तरह की भ्रांतियां हैं या जिस तरह के कठिनाइयां होती थी, उन सब कठिनाइयों से ईवीएम से बचने का प्रयास हुआ है, सफल भी हुई है इलेक्शन कमीशन। तो मुझे लगता है कि अब तो लोकसभा, विधानसभा के अतिरिक्त नगर निगम के चुनाव में भी इस तरह का ईवीएम का उपयोग होने लगा है। तो मुझे लगता है कि ईवीएम से हमने देखा ना, पिछली बार 7 महापौर कांग्रेस के जीते हैं, 6 महापौर, एक आम आदमी पार्टी का महापौर मध्य प्रदेश में जीता है। निश्चित रूप से जीता है, और उसी से जीता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि देखिए, ईवीएम पर बार बार दोष मढ़ के कांग्रेस जो है किसी अपने कमजोरी को छुपाने का जो बार बार प्रयास करती है, उसको तो कांग्रेस को अपनी कमजोरी को उजागर करके उसको दूर करने का कोशिश करना चाहिए, ताकि वो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके और भाजपा जैसे मजबूत दल से मुकाबले के लिए तैयार हो सके। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ ईवीएम पर दोष मढ़ देने से मुझे लगता है कि उनकी जो है कमजोरियां छिप नहीं जाती, और उनकी कमजोरियों को यदि वो खुद बाहर लाए अपनी कमजोरियों को और उससे निजात पाने की कोशिश करे तो बेहतर स्थिति बन सकती है, ऐसा मुझे अंदाजा लगता है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ईवीएम ही एक ऐसा साधन है जिस पर बहुत शीघ्रता से चुनाव किया जा सकता है। अब तो जो है एक नहीं, पहले हमने देखा ना, बैलेट पेपर से जब होता था कि पेटी उठा के कुएं में डाल दी, या उसमें पानी डाल दिया, या शाही डाल दी उसमें, वो तो अब संभव नहीं ईवीएम के जमाने में। होता था, इस तरह का होता था, लेकिन इस तरह की घटनाएं, लूट की घटनाएं भी होती थी, लेकिन लूट की घटनाएं तो ईवीएम में भी होती है। ईवीएम लूट के ले जाते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को बनाए रखने में जो है चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की है, सरकार ने भी बहुत संसाधन इसमें झोंके हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ईवीएम पर ही कायम रहना चाहिए। कांग्रेस कितना भी चिल्लाती रहे, कितना भी आरोप प्रत्यारोप ईवीएम पर मढ़ती रहे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ईवीएम को ही चुनाव आयोग
अपनाती रहेगी और किसी तरह के विरोध कांग्रेस के कम से कम कमजोर विरोध, मैं तो इसको बहुत सशक्त विरोध नहीं कर सकता, कांग्रेस का कमजोर विरोध है जिसमें जनता नहीं जुड़ पा रही, सिर्फ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। जनता जुड़ रही होती तो फिर ईवीएम को कोसना ही नहीं पड़ता ना उनको, वैसे ही चुनाव जीत रहे होते अगर जनता जुड़ी होती तो। हाँ, निश्चित रूप से यदि जनता जुड़ी होती या ये मुद्दा जो उठाया जा रहा है ईवीएम का, उसमें भी जनता का जुड़ाव होता तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में चुनाव आयोग इस पर विचार भी कर सकती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता, कोई जन आंदोलन का रूप नहीं ले रही है, कोई कहीं उस पर सड़क पर प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई ऐसा विरोध दर्ज नहीं कर रहा है। सिर्फ भाषण देने से विरोध दर्ज नहीं होता, बल्कि उसको विरोध को सड़क पर उतारना पड़ता है, सदन में उतारना पड़ता है और कई मंचों पर उतारना पड़ता है। दे रहे हैं, ये क्या काम है? ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं ना। लेकिन ब्रजेश जी, अगर मान लीजिए ईवीएम की बात कर लें तो गुजरात में जहां अधिवेशन हो रहा है, जहां सवाल उठाए गए हैं, 31 साल हो गए कांग्रेस को सत्ता से बाहर, जब हुई आखिरी बार वो तब वहां तो बैलेट से चुनाव हुए थे जब बीजेपी चुनाव जीती थी। पश्चिम बंगाल में 5 दशक हो गए, लगभग 3 दशक तक कम्युनिस्ट पार्टी रही और अब ममता बनर्जी है। बिहार में वो लगभग 3 दशक से सत्ता से बाहर, उस जमाने से जब बैलेट से चुनाव होते थे। उत्तर प्रदेश की वही कहानी है, तमिलनाडु की वही कहानी है। तो जब बैलेट पेपर से भी ये हाल हुए ना, तब तो ये नहीं कहा कि भैया बैलेट पेपर से हम हार गए हैं, तो हो सकता है तब कुछ और आरोप लगाते रहे हों। या आज बताना चाहिए कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो हम ये हुआ और ईवीएम से हाल हो गए। देखिए मनोज जी, तब भी आरोप लगते थे, कहते थे कि बाहुबलियों ने लूट लिए, जबरन बूथ कैप्चरिंग करा दी, वोट डाल दिए, मतपेटियां लूट ली। तो टीआरएस सेशन के जमाने तक होता ही था ना, उसके बाद हमने देखा बदलता तब ये आरोप लगते थे और अब होता भी था मनोज जी। एक व्यक्ति वहां जाकर सिर मोड़ चढ़ाकर एक के बाद एक वोट डालने लगता था। मशीन में तो ऐसा कर नहीं सकता ना, एक टाइम पीरियड है, उसके बाद एक बटन दबाएगा, फिर वहां पे वीवीपैट मशीन पे फिर पर्ची दिखेगी, कमांड मिलेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है यहाँ फर्जी वोटिंग करना। वहां पे आसान था फर्जी वोटिंग करना कि बस क्या है, सील छुड़ानी है, आपको लगानी है, बस एक आदमी बैठ गया लगाता गया और इस तरह से फर्जी वोटिंग होती है। देखिए मनोज, जो विपक्ष में थे उस समय, तब वो भी इस तरह से आशंका व्यक्त करते थे, लेकिन वो समझ गए, बाद में उनको लगा कि हाँ गलत है। कैप्चरिंग अलग है और ये ईवीएम से मैंने अलग बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं बीजेपी 33 सीट लाती है, गठबंधन 36 सीट लाता है। निश्चित तौर पर मैं ईवीएम की बात कर रहा हूं। जब विपक्ष में बीजेपी थी तो उसने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन ये माफी मांगी थी, लेकिन बाद में माफी मांगी थी। लेकिन कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कमेटी बनती है, वो ईवीएम पर उतना जोर नहीं देती, हारने के पीछे तमाम कारण गिनाती। अभी भी यदि हम अधिवेशन की बात करें तो राहुल गांधी कह रहे हैं हम ब्राह्मण, मुसलमान और दलितों में उलझे रहे, ओबीसी हमसे खिसक गया। तो उनको पता है कि असल बात क्या है और कौन लोग सवाल उठाते हैं। कभी कमलनाथ अपने लिए अजय समझते थे कि वो तो हार ही नहीं सकते हैं, देखिए उन्होंने अपनी पत्नी से इस्तीफा दिला रहे, तब भी हार गए थे, तब उन्हें ईवीएम का रोना नहीं है। लेकिन अब लग रहा है उनको कि यार वो तो उनकी पूरा कैरियर ही बर्बाद हो गया, उसी ईवीएम से तो विधायक बने। अब उस ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप महाराष्ट्र में भी क्या बात सामने आई कि आपके कार्यकर्ता काम करते नहीं है। फर्जी वोटिंग की बात आई कि भाई एक के बाद एक अलग 2-2 नाम है आदमी के, ज्यादा लोग जुड़ गए हैं वोटर, तो ये काम कौन करता है? आपके कार्यकर्ता करना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता करते हैं, घर घर जाते हैं, वेरीफाई करते हैं, और गलत नाम लगता है कि इस घर में ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, फर्जी मतदाता हैं, तो उनका नाम कटवा देते हैं। ये काम आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को छिपाने के लिए एक तरीका होता है मनोज कि ईवीएम में गड़बड़ी है। वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहते हैं कि ईवीएम की वजह से, वो सिर्फ एक भ्रम फैलाना चाहते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अपनी गलती राजनीति में कोई नहीं बताता। चूक हो जाती है उसको भी छिपाने की कोशिश करती है, क्योंकि जनता के सामने चले जाएंगे ना, उजागर हो जाओगे कि भैया आपकी मेहनत नहीं कर रहा हो, आप मुद्दों पर नहीं टिके हुए हो, इस वजह से आपकी ये दुर्गति हो रही है। तो इसलिए एक आसान तरीका है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दीजिए। ईवीएम को लेकर इतने ही गंभीर थे आप तो तथ्य लेकर आते, तथ्यों के साथ बात करते। वही जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या उन्होंने 10% राशि जमा करके वीवीपैट की चेक कराया? कितने कांग्रेस के नेता हैं मनोज जी, वो चेक करा लेते अपने यहाँ, जो हार गए वही चेक करा लेते कि भाई हम क्रॉस चेक करा लेते हैं। अब कोर्ट के सामने चले जाते, आपको अधिकार दिया है ना। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि इतने 300 से ऊपर हम उम्मीदवार खड़े कर देंगे, कहाँ खड़े किए? क्या उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने क्या बीपीएट की चेक कराई? कर पाए ना? नहीं, चलिए वो भी नहीं कर पाए आप, तो आपने 10% राशि जमा करके, जो चुनाव आयोग ने आपको अधिकार दिया है, कोर्ट ने आपको मान्यता दी है, वो राशि जमा करके बीपीएट की गिनती करा लेते। वहां तो दिख रहा है ना कि आप यदि कमल के फूल पर बटन दबा रहा है तो कमल का फूल दिख रहा है। उम्मीदवार को तो खुद पता है, चुनाव का जो पोलिंग एजेंट है। तो मुझे लगता है कि पार्टी भी उतनी गंभीरता से नहीं लेती। कुछ नेता ऐसे तरह के बयान दे देते हैं, पहले राहुल गांधी भी देते हैं, लेकिन अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं, इसलिए गंभीरता से लेना पड़ेगा ना।
तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, वहां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह के हैं आप देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि कह रहे हैं तो पूरी पार्टी को वहां एक प्रस्ताव लेकर आना चाहिए था। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस यदि सत्ता में आ जाएगी तब भी वो ईवीएम से ही चुनाव कराएगी। मनोज जी, कांग्रेस यदि चुनाव, हमने देखा है कि पड़ोस के राज्य में आपने देखिए छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार थी, उन्होंने पंचायत के चुनाव आपने पर्ची से करा दिए थे, क्या हुआ फिर? तो परिस्थितियां वो भी जानते हैं। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक तरह से ठीकरा फोड़ दीजिए ईवीएम की वजह से, कि कार्यकर्ताओं को ये रहेगा कि भाई आप तो मेहनत कर रहे हो, पार्टी भी सही राह पर चल रही है, लेकिन ईवीएम का दोष है, इसमें गड़बड़ी की जा रही। तो आप जो सरकार पर एक सवाल निशान लगाना चाहते हो, विपक्ष पे आप एक सवालिया निशान लगाना चाह रहे हो। राहुल गांधी पे भी निशान लगा रहे हैं ना, वो तो जो आपने जिक्र किया है कि अगर कांग्रेस इसलिए हार रही है कि आपने ब्राह्मण और इसी में सिमटे रहे, ओबीसी छूट गए आपसे, तो ये तो ईवीएम बता देना था राहुल गांधी को कि भैया ईवीएम ने हमसे रूट गई है या ईवीएम सत्ता के पास चली गई है, इसलिए हम चुनाव हार रहे हैं, बाकी तो सब हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि कांग्रेस में एक राग में कोई नहीं है, एक नेता कुछ कहता है, उसी मंच पर दूसरा नेता कुछ कहता है। हार के कारण उनको भी पता है, उन्होंने कमेटियां बनाई हैं, वो जानते हैं कि क्यों हार रहे हैं। वो खुद राहुल गांधी ने मंच से स्वीकार किया है कि हम पे मुस्लिम परस्ती का आरोप लगता है, लेकिन हम मुद्दे उठाते रहेंगे। तो मुद्दे कौन से उठाते रहोगे आप? मुद्दों की बात करिए ना, जनता के हित की बात करिए। आप वो हित की बात नहीं करते, जनता आपसे दूर होती चली जा रही है। आप जनता के बीच में नहीं जाते हो, आप ऐसे नेताओं को चुनते हो जो एसी कमरे में बैठे रहते हैं, जनता के बीच में जाते नहीं है। तो जनता की तकलीफ क्या है, वो किन चीजों से जूझ रही है, यदि वो सरकार के प्रति नाराज है तो किन मुद्दों पर नाराज है, उस नाराजगी को बनाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि यदि दाम बढ़ जाते हैं गैस सिलेंडर पर, तो कांग्रेस ने क्या कर लिया, यही बीजेपी होती विपक्ष में, तो इंदौर में सिलेंडर की रंगोली बनाई है उन्होंने। हाँ, एक रंगोली बना दी मनोज जी, ट्विटर पे दे दिया आपने। इसके बाद क्या किया आपने? आपके पास संगठन है ना, आप पूरे देश में है ना, तो आपके बड़े नेता से लेके छोटे नेता तक सब सड़क पर उतर जाते, आंदोलन करते, तो जनता को लगता कि हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी उनको सिलेंडर से ज्यादा सरदार पटेल की चिंता है ना। वो सरदार पटेल की चिंता इसलिए कर रहे हैं ना, उनको लगता है, गुजरात में सरदार पटेल ने कहा था कि हाँ, वो एक बार कांग्रेस को आप पूर्ण बहुमत से जिता दीजिए तो नेहरू जी को बुला लेंगे, उनका स्वागत करेंगे, हम नेहरू जी को खुश करेंगे। तो सरदार पटेल के बहाने ओबीसी वर्ग को साधना चाहते हैं, गुजरात को ये साधना चाहते हैं कि सरदार पटेल की तरह एक बार कांग्रेस को बस सत्ता मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि 2027 में चुनाव है, अभी कुछ ज्यादा जल्दबाजी है। तब तक जो खुद कांग्रेस ने वहां बोला है वो खुद कांग्रेस के नेता कल भूल जाएंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। वो एक राज्य में जाते हैं अंबेडकर की बात करते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं सरदार पटेल की बात करते हैं, उनके खरगे जी कहते हैं कि लाठी और चश्मा चोरी होगा गांधी जी का, लेकिन विचार चोरी नहीं हो पाएंगे। सरदार पटेल उनसे की विरासत से उनने ये तो अच्छा है ना, सरदार पटेल का जिक्र गांधी परिवार ने किया, अगर कोई और करता तो हो सकता आज उसके निलंबन की खबर आ जाती। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो ईवीएम पर फिर एक बार दोष, और ये कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल ये कि जब संवैधानिक संस्थाएं भरोसे के संकट से जूझ रही हैं, चाहे वो जुडिशली हो या और चीज़ें हों, और ऐसे में फिर एक संवैधानिक संस्थान पर सवाल उठाना, वो भी ऐसा सवाल उठाना कि जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है, जिसका आपके पास कोई तर्क नहीं है, जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, और आप केवल जुबानी जमा खर्च करके अगर इस प्रकार के कृत्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आप वोटरों के मन में भी शंका पैदा करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं, और आप ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सही हैं, ईवीएम गलत है। तो ऐसे में क्या ईवीएम के भरोसे कांग्रेस चुनाव की नैया पार करेगी या वाकई में जमीनी स्तर पर भी कुछ करती नजर आएगी? अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।